नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें से जो आपका सेक्शनल टेस्ट है पॉलिटी से रिलेटेड, उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहां पर। और जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रावधान था जो 24 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया था, नहीं अडॉप्ट किया गया था। तो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और इसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं भारत के जो पहले प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं, ये तीनों जो आपके प्रावधान हैं ये 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। और नहीं पूछा गया है तो जो नेशनल फ्लैग यहां पर लिखा गया है कि अडॉप्ट किया गया था इस दिन, तो इसको अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई आपका 1947 को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की ऐसी कौन सी दो कमिटीज थी जिनको जो चेयर किया था, किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। तो देखिए, प्रांतीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। तो ये जो है जहां पर प्रांत आप देखेंगे कि जो प्रीफिक्स लग जाएगा तो यहां पर मैक्सिमम जगह आपके पटेल जी अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जो यूनियन लिखा हुआ है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इसके अध्यक्ष आपके जेएलएन है, नेहरू जी हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लिखी गई है यहां पर कि जो संचालन समिति है ना, संचालन समिति लिखी गई है, इसके दोनों के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और एक और जो प्रक्रिया नियम समिति है, मतलब प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको ऑड वन को पिक करना है। एक तरफ आपकी कमिटीज के नाम है, एक तरफ उनके चेयरपर्सन के नाम दिए गए हैं, उनसे संदर्भित व्यक्तियों के। तो एक तरफ फाइनेंस और स्टाफ कमेटी लिखा गया है, इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो लिखा गया है कि क्रेडेंशियल कमेटी, और इसके सामने इन्होंने जीवी मावलेकर लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। इसके जो आपके इससे संदर्भित है वो आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे आपके, ठीक है ना। और इसके बाद यही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। सदन समिति जो लिखा हुआ है उसके अध्यक्ष आपके पट्टाभी सीतारामैया जी थे। और कार्य संचालन समिति जो है डॉक्टर के.एम. मुंशी। अब देखिए, कार्य संचालन समिति थी ये, और ऊपर संचालन समिति की बात कर रहे थे, स्टीयरिंग कमेटी उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है आपकी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट आपका। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कमेटी थी संविधान सभा के अंतर्गत जो बहुत महत्वपूर्ण समितियों के अंतर्गत नहीं आती थी, ठीक है ना। तो जो कमेटी आपकी चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस के लिए बनी थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, इंपॉर्टेंट तो सभी थी लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जैसे प्रारूप समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। और उसके अलावा प्रक्रिया नियम समिति भी, ठीक है ना। राज्यों के लिए जो समिति थी वो भी आपकी, है ना, तो राज्यों से संदर्भित है ये आपका, है ना। लेकिन जो आपकी मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति थी, ये आपकी लघु समितियों में से एक है ना, प्रमुख समितियों में से नहीं है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में जो संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे उनको किसको जो है नियुक्त किया गया था? चीफ जो आपके किसकी बात कर रहे हैं? ड्राफ्ट्समैन की बात कर रहे हैं। तो ये आपके एस.एन. मुखर्जी हैं, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि किसे जो है सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था, अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो ये भी बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका। ये आपका एबी जो है कौन है? H.V.R. अयंगर। क्या नाम है इनका? H.V.R. अयंगर नाम है, ठीक है ना। तो ये थे, ये किसी भी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ई हो जाएगा। नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव है, ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो कैलीग्राफी है हिंदी वर्जन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो किसके द्वारा किया गया था, है ना। हिंदी संस्करण का सुलेखन इसको बोला जाता है। तो ये आपके वसंत कृष्ण वैद्य हैं, ए में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनको कितनी सीटें मिली थी? चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं आपके संविधान सभा के लिए। तो भारत की संविधान सभा की बात करें तो इसमें टोटल जो एलोकेशन सीट्स का किया गया था, है ना, वो आपका देखिए 11 जो है ब्रिटिश भारतीय प्रांत को था, है ना, 11 उनको सीट 292। उसके बाद देशी रियासतें जो थी आपकी उनको मिली थी 93। और जो मुख्य चीफ कमिश्नरी जिसको मुख्य आयुक्तों के प्रांत बोलते हैं उनको 4 सीट मिली थी, ठीक है ना। ये टोटल हो गई। अब इसमें पूछा जा रहा है कि देशी रियासतों को, तो कितना हो गया देशी रियासतों को? आपको बताइए यहां पर देशी रियासतें जो है 93 हो गई, ठीक है ना। और ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो है उनको कितना मिला था? 292 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए, आंसर आपका
बी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये 1946 का एलोकेशन है ना, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है इस चुनाव में कितनी सीटें जीती थी। तो ये जो आपके चुनाव के परिणाम आते हैं ये आपके जुलाई अगस्त 1946 के। इसमें कांग्रेस को मिलती है 208 और मुस्लिम लीग को मिलती है 73 सीट्स, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कहां पर, सी में है, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि रॉन्ग वन को हमको पिक करना है किस संदर्भ में, जो 1946 में जो आपका रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कम्युनिटी वाइज, वो दिया गया है यहां पर, ठीक है। तो अगर कम्युनिटी वाइज देखें तो यहां पर हिंदुओं को 163 मिला था रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यही गलत भी हो जाएगा आपका, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। मुस्लिम्स को जो मिली था यहां पर आपका रिप्रेजेंटेशन कितना, 80 था, एससी के लिए आपका 31 था और इनके लिए 6 था, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है ना। तो बाकी सब ठीक गया है, ये रिप्रेजेंटेशन देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि 1947 में जो आपका गठन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का, उसमें से किन दो जो आपकी कम्युनिटीज हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो था वो मिला हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल इक्वल की बात करेंगे अगर आप, तो एंग्लो इंडियंस और पारसीज, एंग्लो इंडियन और पारसीज दोनों को जो है 3-3 जो है रिप्रेजेंटेशन मिला था, है ना। ये सीट्स की बात करें, बैकवर्ड ट्राइब्स की बात करें तो 6 थी, सिख को 4 मिला हुआ था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि 1947 31 ऑफ दिसंबर 1947 को कौन सा ऐसा इंडियन प्रोविंस था जिसको भारत की संविधान सभा में न्यूनतम सीटें मिली थी, ठीक है। तो ये जो न्यूनतम सीटें मिली थी आपकी, वो दिए हुए विकल्पों में ये आपका वेस्ट बंगाल था, इनको मिली थी 19, ठीक है। संयुक्त प्रांत की बात करें अगर, यहां पर जो लिखा गया है इनको मिला था 55, ठीक है। इसके बाद मद्रास की बात करें तो 49 है, ठीक है। बॉम्बे को यहां पर 21 मिला था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि 31 दिसंबर 1947 को इसी संविधान सभा के चुनाव में जो है सबसे अधिक सीटें किसको मिली थी, ठीक है। तो सबसे अधिक सीटें अगर जो उपलब्ध विकल्पों के हिसाब से देखा जाए तो इसमें किसको मिली थी, मैसूर को जो है 7 मिलती है, त्रावणकोर को 6 मिलती है, ग्वालियर को 4 मिलती है और बड़ौदा को आपके 3 मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मैसूर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका सही विकल्प है ना, जो आपके संविधान सभा के सेशन से रिलेटेड है। तो पहला सेशन 1946 बिल्कुल ठीक है आपका, दूसरा जो है आपका 1947 ये भी ठीक है, और तीसरा जो लिखा गया है यहां पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो तीसरा लिखा गया है यहां पर ये 1947 और 11th सेशन आपका 1949 लिखा गया है ना। तो देखिए जो पहला सेशन है 9 से 23 दिसंबर 1946, दूसरा देखेंगे आप तो 20 से 25 जनवरी 1947, तीसरा देखेंगे तो 28 अप्रैल से 2 मई 1947, ठीक है। और लास्ट वन जो है आपका 11वां वो 14 से 26 नवंबर 1949। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है जिसमें नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें सही है, एक से ज्यादा, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि किस देश के संविधान में सबसे अधिक आर्टिकल्स है, बताना है हमको किस में है। तो भैया ये जो उपलब्ध यहां पर जो आपके देशों के नाम दिए, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तो इसमें जो है आपका साउथ अफ्रीका में सबसे क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। 153 है आर्टिकल लगभग यहां पर, यूएसए में तो 7 है, कनाडा में आप देखेंगे 147, ऑस्ट्रेलिया में 128, तो उपलब्ध में से सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो है सबसे कम समय लिया है, तो ये आपका 4 महीने से भी कम लिया है, किसने, यूएसए ने। 1776 में जब यहां पर क्रांति होती है यूएसए की, आपको पता है, उसके बाद फिर बिल ऑफ राइट्स वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, संविधान के बारे में, है ना। और उसके बाद कनाडा जो है आपका, कनाडा लगभग 2 साल और 6 महीने, ऑस्ट्रेलिया को 9 ईयर लगे थे और साउथ अफ्रीका को 1 ईयर लगा था संविधान बनाने में, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि कब जो है हमारे नेहरू जी ने ये घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा वो एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाएगा, है ना। और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, तो ये 1939 है, ठीक है ना, 1939 है। त्रिपुरी और हरिपुरा ये सब आप लोगों ने सुना होगा, उसी टाइम की ये सब घटनाएं हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए 1938 में जो है ये आपकी घोषणा की गई थी, ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना। 1938 में जो है ये आपकी घोषणा की गई थी, फिर उसको इंप्लीमेंट 1939 से किया गया, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑफिशियली जो है पहली बार कब यह डिक्लेयर किया था कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता है, कब ऐसी मांग किया था उन्होंने, ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल जो है 1935 है, जो इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार दिया गया, तो मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय ने दिया था ये आपका विचार सबसे पहले,
ठीक है, और 1934 में दिया था, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए जो है लोक सेवा आयोग है ना, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे रिलेटेड प्रावधान, तो ये 315 है, स्टेट पीसीएस भी और आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी उसके अंतर्गत। 312 की बात करेंगे तो क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज है ना। तो यहां पर 315 किसी में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। बाकी भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से देख जाइएगा, ठीक है ना, उन्मुक्तियों की बात है, सेवा सर्विसेज की बात है, कंडीशंस की बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा भारत का जो संविधान है वो कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949। आप देखते भी होंगे प्रीएम्बल में आत्मार्पित अंगीकृत करने का जो आपका दिनांक है वो यही है। इसके बाद इसमें जो है कितने आर्टिकल्स थे उस टाइम पे ये पूछा जा रहा है, तो 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद 4 ऐड होंगी, 9th जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, 10th जो एंटी डिफेक्शन, 11th पीआरआई से रिलेटेड, 12th जो है म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, अनुसूचियों की बात कर रहा हूं मैं। तो 395 और 26 दिसंबर 1949, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए जरा। 349, देखिए यहां पर 395 और 26 नवंबर 1949 जो है डी में दिया गया, ये दिसंबर लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर डी होगा आंसर, ठीक है ना। ध्यान से देख जाइए, जो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 26 नवंबर 1949, 395 आर्टिकल डी में दिया गया, आंसर डी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ली गई है, ठीक है। तो प्रेरोगेटिव जो आपकी रिट है, ठीक है, ये लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बिल्कुल लिया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है हमने वहीं से अडॉप्ट किया है। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये आपका यूएसए का स्पेसिफिक फीचर है, और जुडिशरी से रिलेटेड जो भी इनोवेशंस है हमने यहीं से लिया है। इसके बाद बाइकैमरलिज्म, ये भी हमने ब्रिटिशर्स से लिया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये यूएसए से लिया है हमने, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका और इंडिपेंडेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की जो आपकी स्पेसिफिक फीचर्स हैं उसमें जो आपातकालीन प्रावधान और उसके संदर्भ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स लिया गया है वो कौन से सोर्स से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां 90% से ज्यादा सीधे सीधे प्रावधान जो 1935 के एक्ट से लिए गए हैं, तो ये भी सेम जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि ऑड वन को हमको यहां पर पिक करना है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स से क्या है संदर्भित है, उसमें ऑड वन को हमको देखना है। तो फंडामेंटल राइट्स लिखा है, ये आपका कहां से लिया गया है बताइए, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशियल रिव्यू, यूएस बोला मैंने आपको। इंपीचमेंट ऑफ जो आपका प्रेसिडेंट है वो भी आपका यूएस है, ठीक है। और ये जो सिंगल सिटीजनशिप है ये हमने लिया है कहां से, ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि यहां यूएसए में देखेंगे तो 2 वहां पर होती है ना, राज्यों के लिए अलग है, संघ के लिए अलग है ना। वहां राज्य जो है अलग भी हो सकते हैं केंद्र से, क्यों, क्योंकि वो समझौते का परिणाम है, लेकिन हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। आर्टिकल 1 में ये कमेंट्री आप देखते होंगे, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, जो हमने कहां से लिया है बताइए। यहां पर जो ब्रिटेन से लिया यही ऑड हो जाएगा, बाकी सब यूएसए से लिया है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान में कौन सी विशेषता ऐसी है जो आपके कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं ली गई है। जो हमारे यहां सेंटर की ओर झुकाव है शक्तियों का, है ना, सशक्त केंद्र, ये अवधारणा हमने कनाडा से ली है, ठीक है। तो ये जो है आप यहां पर देखेंगे कि सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था बिल्कुल यहां से लिया है। जो आपकी रेसिड्यूरी पावर्स हैं वो सेंटर में है, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों, क्योंकि हमारे यहां विघटनकारी शक्तियां थी जब हमारा भारत आजाद हो रहा था, है ना, विभाजन का संदर्भ वहां पर देखते हैं, है ना। तो बहुत सारी रियासतें थी, तो ये एकीकरण और जो हमारी क्या है अखंडता है, इंटीग्रिटी है जो हमारी, उसको क्या कर रहा था, नेगेटिवली हार्म कर सकते थे, ये राज्य वगैरह अलग हो सकते थे। तो केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया, जो संविधान में उल्लेख नहीं है जिन विषयों का, उस पर जो है नियम केंद्र बनाएगी। तो दूसरा भी ये हमने कनाडा से लिया। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी कनाडा। उसके बाद जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका, ये जो आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णय है, ये भी हमने कहां से लिया है, कनाडा से ही लिया है, ठीक है ना, परामर्शी न्याय निर्णय। तो इसमें एक से ज्यादा जो है आपका विशेषता नहीं पूछा जा रहा है, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नहीं ली गई पूछी तो ज्यादा से ज्यादा ली गई तो नन ऑफ द अबव, और जो आपका मोर देन वन ऑफ द अबव है तो नन ऑफ द अबव वाला भी आपका ई में दिया गया, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखेंगे हम लोग क्या पूछा जा रहा है, इसमें भी ऑड वन को पिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट जो ऑप्शन उसको पिक करिए। तो जो प्रोसीजर जो आपका स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये मानिका गांधी से आप देखते हुए होंगे कि इस संदर्भ में जो है न्यायपालिका का जो है रुझान होता है, 1978 वाला जो केस है। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया हमारे यहाँ है वो कहां से लिया गया, जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। आपातकाल के दौरान जो आपके सस्पेंड किए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स, 20 और 21 को छोड़ के याद रखिएगा, ये 359 में, आर्टिकल 2021 नहीं होता है,
निलंबित है ना, बाकी सब हो जाते हैं। तो ये कहां से लिया गया है? तो जर्मनी का बीमार या वाइमर संविधान जिसको बोलते हैं आप, वहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है। गलत चुनना था, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। डीपीएसपी जो है 1937 का जो आयरलैंड का संविधान है वहां से लिया गया है। आंसर आपका सी हो जाएगा, नॉट बताना था, ऑड वन बताना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जो संविधान का संशोधन है वो किस पार्ट में जो है आपके दिया गया है। तो ये आपका 15th नंबर का जो आपका पार्ट है वो किससे रिलेटेड है? निर्वाचन से रिलेटेड है ना, निर्वाचन से रिलेटेड है। उसके बाद जो आपका 20th नंबर का जो पार्ट है वो रिलेटेड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के किससे? अमेंडमेंट से, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर दोनों पूछा गया है कि किस भाग में निर्वाचन, तो निर्वाचन आपका 15 हो जाएगा और जो आपका ये हो जाएगा संविधान संशोधन वो आपका 20 हो जाएगा। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। आर्टिकल 368 और आर्टिकल 324, 368 अमेंडमेंट, 324 इलेक्शन कमीशन। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इससे पूछा जा रहा है कि जो सब्जेक्ट जिससे रिलेटेड है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन से, ये संविधान के किस भाग में सन्निहित है, मतलब कौन से पार्ट में है आपके ये? तो ये 21st नंबर का पार्ट है आपका, ठीक है ना। आर्टिकल 370 वगैरह देखते होंगे आप लोग, उसी से रिलेटेड है। तो ये आपका अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधान, ठीक है ना। 20 के बाद 21वां भाग आपको दिखाई दे रहा है, यही है आपका आंसर, आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको करेक्ट वन को पिक करना है जो पार्ट से रिलेटेड है। यहां पर पार्ट 8 लिखा है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिखा हुआ है। अब बताइए ये कैसे आपका सही हो सकता है क्या? हाँ ये बताइए आपका कि सही विकल्प का, ये गलत है ना, क्योंकि 9th नंबर के पार्ट में आप देखेंगे तो पीआरआईज आएगा वहां पर, है ना। उसके अलावा 9A जो है म्युनिसिपैलिटीज, और वहीं पर 9B जो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। 97th नंबर का अमेंडमेंट है ये आपका 2010-11 का, तो ये गलत है। दूसरा भाग 9 जो है पंचायतों से, बिल्कुल ठीक। भाग 9A आपका यूनियन टेरिटरीज, तो बताइए यूनियन टेरिटरीज कहां पर है आपका? आर्टिकल 239 देखते होंगे, ए देखते होंगे, है ना, डबल ए देखते होंगे, तो वहां से रिलेटेड है। 9B जो है आपका वो जो आपकी नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, ठीक है ना, नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपका क्या लिखा हुआ है यहां पर 9B, जबकि ये 9A होना चाहिए था। तो जो भाग 9 है वो पीआरआई से रिलेटेड है, यही बस सही है, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि फिर से पार्ट से रिलेटेड है और सही जो भी है आपका पार्ट हमको ये बताना है कि कौन सा करेक्टली लिखा गया है यहां पर। तो भाग 1 है, पार्ट 1 मौलिक अधिकार, नहीं भैया ये कैसे होगा? पार्ट 1 क्या है इंडिया एंड यूनियन ऑफ द स्टेट, जो आर्टिकल 1 से लेके आपका 4 तक है। फिर पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, 5 से लेके 12, है ना, 11 आर्टिकल, जबकि है ना 5 से लेके 11, 12 में स्टेट की डेफिनेशन है और 12 से फिर आपका 35 तक क्या है? पार्ट 3 जो है आपका वो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से, तो ये गलत है। भाग 2 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 है। भाग 3 जो है ये आपका रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से। भाग 4 जो 36 से आर्टिकल से 51 तक है ये डीपीएसपी है, और भाग 4A जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत 5th शेड्यूल से रिलेटेड जो है आपके प्रावधान किए गए। 5th और 6th शेड्यूल किससे रिलेटेड है आपका? जो आपके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है ना, आप लोगों को पता होगा। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? 5वीं अनुसूची, आर्टिकल जो इससे रिलेटेड है 244 से है, और 7th शेड्यूल है आपका, और आर्टिकल 246 जो रिलेटेड है ना, वो 7वीं अनुसूची से रिलेटेड आपके प्रावधान यहां पर दिए गए हैं इसी आर्टिकल से रिलेटेड। तो ये आपका आर्टिकल 244 हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 244 हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? आर्टिकल 246 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 243G और जो आर्टिकल 243W है वो किससे रिलेटेड है, किन अनुसूचियों से रिलेटेड है? तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपका 11th आपकी शेड्यूल है जिसमें पीआरआईज की बात की गई है, ठीक है ना, ये इसी से रिलेटेड है आपका बात, ठीक है। और 243 की बात कर रहे हैं ये आपके, ठीक, 243G जो है, और जो 12th शेड्यूल है उससे रिलेटेड है आपका 243W, है ना। तो ये आप देख लीजिए किससे रिलेटेड है। तो यहां पर क्या लिखा गया है आंसर में? यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना, कोई नहीं वाला। तो आंसर आपका ई हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि 9वीं अनुसूची आपका लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से रिलेटेड है, 10वीं आपकी दल बदल से रिलेटेड है ना। तो आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे नीचे जो आपके पदाधिकारी अथॉरिटी हैं वो आपके 3rd शेड्यूल जो है आपके संविधान के उनके अनुसार शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो लिखा गया है कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल, उसके लिए निर्वाचन के लिए उम्मीदवारी, ठीक है, इसका है राज्यों के राज्यपाल, ठीक है ना। तो ये जो है इसके अंतर्गत जो है इसमें नहीं लेते हैं शपथ, जो है इस अनुसार नहीं लेते हैं जो आर्टिकल जो आपके 3रे नंबर की अनुसूची में दिया गया है। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इनके सब में जो है इन सब का जो प्रावधान 3री अनुसूची में है, तो नहीं पूछा गया था, इसलिए राज्यपाल हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा जो उड़िया लैंग्वेज है उसका नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया। तो ये आपका 96th नंबर का
अमेंडमेंट है 2011 का। देखिए कहां पर है, बी में दिया गया, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि जो सिंधी लैंग्वेज थी उसको 8वीं अनुसूची में आपको पता है 22 भाषाएं हैं अब, है ना, तो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा सिंधी भाषा को इस शेड्यूल में जोड़ा गया था? ठीक है, तो ये 21st अमेंडमेंट है और 1969 का है। ठीक है, अब देखिए यहां पर किसी में दिया गया है क्या? ये नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये सिंधी भाषा जो है आपका वो 1967 है। ठीक है ना, 1967 है ये, और 21st अमेंडमेंट है। ध्यान दीजिएगा, 69 है नहीं है, 67 है ना, ईयर भी याद रखना है। तो 21st अमेंडमेंट दिया है लेकिन 1968 दिया है, तो इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव ई हो जाएगा। याद रखिएगा 1967 है, 21वां संविधान संशोधन है जिसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 67 21st अमेंडमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें पूछा जा रहा है कि जो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा है इसको कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है ना, तो ये 71st अमेंडमेंट है और 1992 का है। तो ए में दिया गया है, यही इसका आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद फिर 2003 वाला अमेंडमेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया आपका। ठीक है, तो ये आपका 92nd अमेंडमेंट है और कौन सा ईयर है? 2003 है। ठीक है ना, 92nd और 2003 आपका डी में लिखा गया, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसको कब स्टैब्लिश किया गया? तो ट्रिब्यूनल्स की बात संविधान में आर्टिकल 323 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी में है। ए में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव आ जाएंगे, इसको छोड़ के बाकी ट्रिब्यूनल्स बी में आते हैं। इसी के अंतर्गत जो है आपका इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट आता है, रिवर बोर्ड एक्ट आता है 1956 का, ये सब नदी विवाद से संदर्भित है। तो यहां पर गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना देखेंगे हम तो 1969 में होती है। ठीक है, और ये किसके किसके बीच विवाद है? तो महाराष्ट्र होगा, आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, महाराष्ट्र है। ठीक है, यहां पर कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए कहां पर आ रहा है ये आपका 1969 और केरला लिखा गया है यहां पर, तो ये आपका आ जाएगा क्या इसके अंतर्गत? बताइए आप कि अंतर्गत नहीं आता है पूछा है तो महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, लेकिन नहीं आएगा तो केरला और 1969, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो अगर मैप की जानकारी है हमें तो हम इजीली जो है इसको क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ये 1969 का है। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ये भी 1969 का है। अब नर्मदा का अगर आप देखेंगे तो सरदार सरोवर अभी न्यूज में भी था, राजस्थान आ जाएगा आपका, गुजरात आ जाएगा, उसमें एमपी आ जाएगा और महाराष्ट्र आ जाएगा। लेकिन कृष्णा का देखेंगे तो कर्नाटक आएगा आपका, आंध्र प्रदेश और उसके पहले महाराष्ट्र आएगा। तो नहीं पूछा है इसमें, किसमें? नर्मदा जल विवाद में। तो राजस्थान आएगा, गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा क्या? छत्तीसगढ़ नहीं आएगा। उसके बाद कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है तो उसमें आपका कर्नाटक तो आएगा लेकिन केरला नहीं आता, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आएगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें महानदी जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है इसको कब एस्टैब्लिश किया गया? तो ये जो है आपका 2018 में। किसके किसके बीच विवाद है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में क्या है? विवाद है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए कहीं पर दिया है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और आपका साथ में 2018, तो 2018 जो है उसके साथ ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया है, तो ई हो जाएगा इसका, है ना, नन ऑफ द अबव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है या यूटी है, संघ राज्य क्षेत्र, जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है ना, जोनल काउंसिल की बात कर रहे हैं। ये आपका जो ये सब क्षेत्रीय परिषदों का गठन है वो 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनाया जाता है। और नॉर्थ ईस्टर्न के लिए जो आपकी काउंसिल है, जो आपका 1971 वाला जो आपका पूर्वोत्तर परिषद के लिए जो आपका एक्ट है वो अलग है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य में बांटा गया है जोनल काउंसिल को। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन उसका सदस्य नहीं है, किसका? सदन वाली जो जोनल काउंसिल है। नॉर्मली मैप बेस्ड क्वेश्चन है। सदन वाली अगर जोनल काउंसिल की बात करेंगे तो इसमें आंध्र प्रदेश आएगा, तेलंगाना आएगा, कर्नाटक आएगा, तमिलनाडु आएगा, केरला आएगा और पुडुचेरी आएगा। चेन्नई उसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें नहीं आएगा आपका लक्षद्वीप, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका किसमें दिया गया? डी में दिया गया है, क्योंकि नहीं पूछा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य कौन सा नहीं? मैप बेस्ड क्वेश्चन है। अब सेंट्रल वाले में कौन आएगा? यूपी आता है, झारखंड आता है, एमपी आएगा, उसमें सीजी आएगा इसमें, और इसका जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और इलाहाबाद है ना लिखा गया, इसमें मुख्यालय तो इलाहाबाद में है। और कौन नहीं आता है? तो इसमें महाराष्ट्र नहीं आता भैया। ठीक है ना, महाराष्ट्र इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है 1947 का जो फ्री इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो आपका कैबिनेट था, पहला मंत्रिमंडल, उससे संदर्भित जो मेंबर है और डिपार्टमेंट है, उससे सही जो भी आपका विकल्प है उसको हमको यहां पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है,
तो यहां पर देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को डिपार्टमेंट शिक्षा दिया गया था, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर भी हो जाएगा। जॉन मथाई को इन्होंने लिखा है कि कम्युनिकेशन है, जबकि इनको रेलवे और परिवहन दिया गया था। आर के षडगुम चेट्टी जो है इनको वित्त दिया गया था, इन्होंने ही पहला जो है सर्वे बजट जिसको आप बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उन्होंने रखा था। उसके बाद रफी अहमद जो किदवई लिखा गया है यहां पर, इनको दिया गया था आपको कम्युनिकेशन। तो बाकी सब गलत है, सही बताना था, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है कि 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें ऑड वन जो भी यहां पर आपका विकल्प है उसको आइडेंटिफाई करना है, एक तरफ मेंबर एक तरफ आपके गिवन डिपार्टमेंट से। तो फूड और एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। वित्त जो है आपका यहां पर दिया गया था लियाकत अली खान को, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो वाणिज्य लिखा गया है ये यहां पर गजनफर अली खान लिखा गया है, ये गलत है आपका। ये जो आपके चुंदरीगर थे, क्या नाम था इनका? आई चुंदरीगर इनका नाम था, है ना, तो ये गलत है आपका और आंसर आपका यही हो जाएगा। उसके बाद विधि जो है दिया गया था वो जेएन मंडल को, जोगिंदर नाथ मंडल को, ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आपका नॉट बताना था, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसलिए मैं बोलता हूं कि जो प्रस्तावना बोलते हैं हम किसके संदर्भ में, प्रीएम्बल को, तो प्रस्तावना नहीं उसको उद्देशिका बोला जाना चाहिए, क्योंकि पूरे संविधान का जो दर्शन है, लक्ष्य है, वो इसी में निहित है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जेएलएन ने कब जो है नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि 28 अप्रैल 1947 को कितने स्टेट्स के अंतर्गत जो रिप्रेजेंटेटिव थे संविधान सभा के सदस्य बन गए थे, कितने राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मतलब कितने राज्य, तो इसमें 6 राज्य थे, कितने थे? 6 स्टेट से, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसको देखें, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑड वन जो भी आपका विकल्प है उसको हमको यहां पर चयनित करना है। जो आपका वेस्ट बंगाल का जो स्मरण पत्र था, मेमोरेंडम था 1977 का, उससे रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें संविधान में उल्लिखित जो शब्द है यूनियन या संघ, इसकी जगह संघीय शब्द रखा जाए, संघीय शब्द रखा जाए, ये लिखा गया है ना। यूनियन और फेडरल आप समझ रहे होंगे, पहला जो वर्ड लिखा गया है यहां पर, ठीक है ना। गलत को हमको क्या करना है यहां पर चूज करना है, ठीक है। तो ये तो आपका ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि 356 और 357 जो आपका राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, ठीक है। और 360 वित्तीय आपातकाल, इसको बोला गया कि निरस्त किया जाना चाहिए था, ठीक है ना। ये इसमें जो है था, गलत बताना है इसमें कि जो नहीं था। नए राज्यों के निर्माण और जो वर्तमान स्टेट से उनके पुनर्गठन में राज्यों की सहमति अनिवार्य बनाई जाए, ये भी इन्होंने जो है इसमें सम्मिलित किया गया था। और राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की जाए, तो ये सब था इसमें। और पूछा है गलत, तो गलत कोई नहीं है, तो नन ऑफ द अबव और जो आपका मोर देन वन ऑफ द अबव है वो आएगा आपका ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, राजमन्नार जो कमेटी थी, ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, आपका सदर्न स्टेट से रिलेटेड है 1971 का। तो इससे संदर्भित गलत विकल्प का हमको चयन करना है। तो इसने क्या बोला था रिकमेंडेशन के संदर्भ में कि एक इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो सेटअप की जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बोला था इन्होंने। फिर इन्होंने ये भी बोला था कि वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बनाना चाहिए। इसके बाद इन्होंने बोला कि प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दे और उसके स्थान पर एक स्टैच्यूटरी बॉडी को बनाना चाहिए, ये भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अविशिष्ट जो शक्तियां इन्होंने बोला राज्यों को आवंटित किया जाना चाहिए। तो गलत बताना है, तो भैया गलत है नहीं इसमें कोई, तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा फिर से, ठीक है ना। क्योंकि नन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है आपका वो ई में है ना, जिसमें दोनों होते हैं, मोर देन वन और नन ऑफ द अबव। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 1966 में कितने सदस्यीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो कितने सदस्य जो थे इसमें थे, तो 6 सदस्य थे। और केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए इन्होंने 22 जो है रिकमेंडेशन दी थी। तो 6 और 22 डी में है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सरकारिया कमीशन की बात करें, ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन से, पंची कमीशन भी उसी से रिलेटेड है। तो जो सरकारिया आयोग का गठन किया गया वो कब किया गया था? तो 1983 में किया गया है। और पंची कमीशन जो है वो 2007 में सेटअप किया गया, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड है 1773 में। और इसे पूछा जा रहा है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट उस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, इसके मुख्य जो आपके न्यायाधीश थे उनका नाम एलिजा इम्पे था, ठीक है ना, याद रखिएगा, कंटेक्चुअल पार्ट है। और इसमें टोटल 3 थे आपके, ठीक है। एक सर्वोच्च न्यायालय का इसमें प्रावधान किया गया था और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश सम्मिलित थे, है ना। तो इसमें कितने अन्य न्यायाधीश? तो 3 थे और एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 का चार्टर एक्ट है ना। लैंड जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट देखते होंगे आप लोग, है ना, जो आपकी स्थायी बंदोबस्त है कॉर्नवालिस का, इसी दौरान है आपका। तो ये जो आपका चार्टर एक्ट है इसमें भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया? तो हमेशा 20 सालों का प्रावधान देखेंगे। 1813 में फिर वहां पर मोनोपोली खत्म करेंगे, है ना, जहां पर चाय और शक्कर जो है वो बच जाएगा।
है ना, चाय और जो आपका चीन है ना, चीनी नहीं है वो, याद रखिएगा, चीन है वो, चाय और चीन का व्यापार है। यहाँ पे शुगर को लेके जो है 1813 वाले में कंफ्यूजन होता है। तो ये 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो 20 इसका जो डी में दिया गया वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एकाधिकार को बढ़ाया गया। अब एकाधिकार का अंत 1813 से होगा क्योंकि यूरोप में डेमोक्रेसी आने लग जाएगी अब, इसलिए। तो नेक्स्ट वन है कि किस एक्ट से जो है लोगों को प्रबुद्ध करने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुमति दी गई। तो ये 1813 का एक्ट है ना, और इसी के द्वारा दी गई। इसके द्वारा जो है ये एजुकेशन के लिए भी जो है वहां पर क्या दिया जाता है, वित्त का प्रावधान किया जाता है पहली बार। और उसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन 1813 का ये है कि चाय और चीन इसके साथ व्यापार को छोड़ के बाकी एक अधिकार को खत्म करेंगे, कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को, और 1833 के चार्टर एक्ट से पूर्णतः व्यापारिक एक अधिकार को खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपका 1813 हो जाएगा। बाकी भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उसमें सही वाले को हमको यहां पर पिक करना है, ठीक है। तो पहला लिखा गया है कि जो भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार जो है ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, पहली बार, है ना, कंपनी टेरिटरीज के अंतर्गत उसको ब्रिटिश पोजेशंस का माना गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और भारत में उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण भी दिया गया, ठीक है। तो ये जो आपका एक्ट है वो कौन सा है, 1784 का ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट है ये आपका, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर आपका नन वाला हो जाएगा, जो कि आपका ई में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमको करेक्ट वन को पिक करना है। इसमें यह बोला जा रहा है कि इसमें यह सेंटेंस कहा गया था कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। कुल मिला के यहां पर ओपन कंपटीशन की बात की जा रही है। तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि ये 1833 का चार्टर एक्ट है, बिल्कुल ये जो है आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 से फिर खुली प्रतियोगिता परीक्षा भी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है कि 1935 का जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें कितनी धाराएं और अनुसूचियां थी। तो ये बहुत वृहद संविधान था, इसमें 321 जो है आपकी वो क्या थी, धाराएं थी, और अनुसूचियों की बात करें तो 10 थी। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो आपका एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें केंद्र और जो यूनिट्स मतलब स्टेट्स हो गए, प्रोविंस हो गए, कमिश्नरी वाले क्षेत्र हो गए, इसको बोला जाता है यूनिट्स। तो केंद्र और इकाइयों के बीच जो शक्तियों को जो 3 लिस्ट में बांटा गया था, है ना, जैसे यूनियन है, स्टेट है, कंकरेंट है। तो इस अधिनियम में जो संघीय सूची और राज्य सूची थे, है ना, जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट थी, है ना, जिसको फेडरल भी बोल सकते हैं आप स्टेट लिस्ट को, तो इसमें कितने विषय थे ये बताना है ना। तो इसमें जो है संघीय सूची में अगर आप देखेंगे यूनियन में तो 59 जो आपके थे सब्जेक्ट है, राज्य सूची में 54 थे और संवर्ती सूची में 36 थे, है ना। तो इसमें 59 और 54 स्टेट और यूनियन पूछा है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट जो भी आपका ऑप्शन उसको पिक करिए। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए जो है अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, है ना। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था है ये 1909 से मॉर्ले मिंटो से स्टार्ट होती है, ये आप लोगों को पता है, और ये भी प्रावधान वहीं से किया गया। पहली बार हमारे यहां कम्युनल जो है वहीं से रिप्रेजेंटेशन आरंभ होता है ना, मॉर्ले मिंटो। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड में एंग्लो इंडियंस को देंगे, क्रिश्चियंस को देंगे, है ना, फिर आगे सिख को देंगे, फिर हरिजन वर्ड जुड़ेगा 1935 में, 32 वाला पूना संकट आप लोगों ने सुना होगा, वो सब आप लोगों को पता होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि जो भी सेंटेंस है इसमें करेक्ट वन को हमको पिक करना है कि ये जो एक्ट है इसके द्वारा देश में पहली बार जो बाइकैमरलिज्म मतलब द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली की शुरुआत की गई। तो ये सबसे पहली बार 1919 का जो आपका भारत शासन अधिनियम है, जिसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा 59, इसका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमको ये बताना है, सही को पिक करना है कि इसने बंगाल, नॉर्थ वेस्ट वाला जो आपके प्रोविंसेस थे और पंजाब, इसके लिए नई जो है आपकी क्या बनाया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को सेटअप किया। कौन सा ऐसा एक्ट था आपका, तो ये आपका 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है। यहीं से आईपीसी वगैरह भी देखते होंगे आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है ना। और इनकी स्थापना फिर 1862, 66 और 97 में क्रमशः की जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, स्टेट के हिसाब से बता रहा हूं, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और पंजाब। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा आर्टिकल है जो अभी तक जो है वो रिपील नहीं किया गया है, वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर 380, 381, 384 और 378 है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में उपबंध था, 380 में रिपील कर दिया गया। 381 जो है आपका राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद से रिलेटेड था, यह भी आपका क्या किया गया, निरस्त किया गया। 384 राज्यपालों की काउंसिल से रिलेटेड था, है ना, मंत्रिपरिषद से, वो निरस्त किया गया। 378 जो है लोक सेवा आयोगों के बारे में जो यहां पर उपबंध दिया गया है वो आपका संदर्भित है इससे, तो ये रिपील नहीं किया गया। 61 का आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट वन को यहां पर पिक करना है। पहला ये आर्टिकल 352, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका नेशनल
इमरजेंसी है। 356 की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल है। 360 की बात करें तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो कोई भी इसमें सही नहीं है। उसके बाद संघ की राजभाषा की बात करें अगर हम, तो ये कौन सा आर्टिकल है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करें तो आर्टिकल 343 है। मातृभाषा से रिलेटेड 350A आप लोगों को पता होगा। तो ये यहां पर जो सही पूछा था वो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो नगर पालिका म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहे हैं, है ना, तो उनके गठन और नगर पालिकाओं की संरचना से संदर्भित जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल को बताना है, जो उससे संदर्भित जो है एक्यूरेट आर्टिकल जो है, ठीक है। तो नगर पालिकाओं के गठन की अगर हम बात करें तो ये 243Q है। क्या है? 243Q है, देखिए इसमें दिया गया है। उसके बाद नगर पालिका और नगर पालिकाओं की संरचना मतलब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये R है, R से स्ट्रक्चर है आपका। 243 जो है आपका, ठीक है, वो R है आपका, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। जेड भी देख लीजिएगा, है ना, कहां पर वित्त आयोग है, कहां निर्वाचन आयोग है, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये आते ही हैं रेगुलर सारे पीसीएस एग्जाम्स में। आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रॉन्ग वन को पिक करना है। ग्राम सभा 243A जो दिया गया है यहां पर देखिए बिल्कुल ठीक है। 243B की बात करें तो इसमें पंचायतों का गठन है। 243D की बात करें अगर हम, है ना, डी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो वो क्या है आपका? बताइए जरा। ये आपका कंपोजिशन ऑफ पंचायत है, बिल्कुल ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। 243F की बात करेंगे अगर हम लोग, जो यहां पर दिया गया है, तो F किसके लिए? डिस्क्वालिफिकेशन है ना, डिस्क्वालिफिकेशन है किसके लिए? जो आपकी मेंबर्स के लिए है 243F में, ठीक है ना, F में। इसके बाद जो 243C देख लिया हमने, F देख लिया है, B देख लिया है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C जो है 243D जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पंचायतों की संरचना से रिलेटेड है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो बताइए 243D होगा कि सी होगा? कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये आपका सही है, ये सही है आपका, और ये सही है आपका। गलत बताना था और ये 243D लिखा गया है पंचायतों की संरचना, जबकि ये होगा आपका 243C होगा आपका, ठीक है। तो यहां पर गलत पूछा गया था, तो 243D जो है वो यहां पर गलत लिखा गया है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर या कंपोजिशन पंचायत का वो रिलेटेड आपका 243C से। डी में जो है रिजर्वेशन की बात की गई, गलत बताना था, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जिला न्यायाधीश, है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करें और पूछ रहे कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 233 है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज है, यह आर्टिकल 239 है, मैंने पहले भी बताया आपको, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प बताइए। तो पहला आर्टिकल 214 है आपका, हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स है इसमें, है ना, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का गठन है इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका क्या है? बताइए, ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालयों का गठन जो है वो 216 में है, ये भी ठीक है। 219 की बात करें तो जो भी आपके हाई कोर्ट्स हैं उसमें जो शपथ लेते हैं, या है ना, जो आपकी शपथ लेते हैं जजेस वगैरह, वो उसका प्रावधान है, बिल्कुल ठीक है। 223 में कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है ना, उसकी नियुक्ति का प्रावधान है। तो गलत पूछा है, तो गलत तो कोई है ही नहीं आपका, नन ऑफ द अबव वाला जो है आपका जो ऑप्शन है वो ई में दिया गया, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विधानसभाओं का जो स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके बारे में आर्टिकल पूछा जा रहा है। तो 169 है आपका, एक तो अपर हाउस जिसको बोलते हैं हम, है ना, विधान परिषद जो है आपका, और विधान, ठीक है, 169 में है, लेकिन अगर उसकी संरचना की बात करें तो 171 है। याद रखिएगा, संरचना लिखा हुआ है किसकी? कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो 171 में कंपोजिशन दिया गया है। और अगर विधानसभाओं की संरचना की बात करें तो 170 है, तो 170 और 171 डी में लिखा गया है, ठीक है ना। और विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की बात 169 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो गवर्नर आपके स्पेशल एड्रेस करते हैं सेशन को, है ना, सदन को, हाउस को, उसके बारे में पूछा गया है। और राष्ट्रपति द्वारा जो विशेष अभिभाषण दिया जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति जी का जो स्पेशल एड्रेस है वो 87 है, ठीक है, और 11 माइनस करेंगे आप इसमें से तो 176 आएगा। तो 176 और 87 आपका बी में दिया गया है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रॉन्ग वन को पिक करना है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट फॉर द स्टेट। तो अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 76 है, 11 माइनस करिए तो 165 आएगा, सही है। राज्यपाल की नियुक्ति की बात करें तो 155 है, ये भी ठीक है आपका। 158 में जो है राज्यपाल की पदावधि, ये भी ठीक है आपका। 159 की बात करें तो इसमें शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जबकि 158 में यहां पर राज्यपाल की पदावधि दी गई, ध्यान दीजिएगा। 159 में शपथ या प्रतिज्ञान, बिल्कुल ठीक है। 158 जो लिखा है इसमें लिखते हैं कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, लेकिन ये जो बात है आपकी 156 में है कि जब हम अपॉइंटमेंट कर देंगे तभी तो उनके बारे में टर्म की बात करेंगे। तो 155 के बाद 156 में टर्म की बात की जाएगी उनके ऑफिस की। और 158 जो यहां पर लिखा गया है ये गलत लिखा गया है, ठीक है।
तो यहां पर इसका आंसर गलत बताना था, इसलिए सी हो जाएगा। बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 158 में है क्या। 157, 163, 164 देखते हैं तो वहां से इनकी विवेकी शक्ति का प्रावधान निकलता है। 158 में क्या है बताइएगा आप लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कैग से रिलेटेड जो भी आपकी स्थापना और गठन से संदर्भित जो सही विकल्प है उसको हमको बताना है यहां पर, ठीक है। तो जो आपका भारत के कैग और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, तो कैग 148 है और सर्वोच्च न्यायालय 124 आर्टिकल है आपका, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि किसमें दिया गया है, तो 148, 124 बी में दिया गया, आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑड वन को पिक करना है, रॉन्ग वन को। आर्टिकल 78 संसद का गठन बिल्कुल गलत है। 79 में है प्रेसिडेंट प्लस अपर हाउस राज्यसभा प्लस लोअर हाउस लोकसभा, आर्टिकल भी ऐसे ही हैं आपके, ठीक है ना। 78 में इनके कर्तव्य है प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के संदर्भ में, 79 में संसद है, 80 में आपका अपर हाउस आएगा, 81 में लोअर हाउस आएगा, उसके बाद डिलिमिटेशन आएगा। बिल्कुल रैशनल के हिसाब से जो है तर्क के आधार पर पूरा संविधान बनाया गया, रटने की आवश्यकता नहीं है। गलत बताना है। राज्यसभा की संरचना 80, 81, लोकसभा 84 में जो संसद की सदस्यता के लिए योग्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और 81 में ये लिखते हैं आपके, क्या लिखते हैं, ये 81 में आपका क्या है, लोकसभा की संरचना। तो बाकी सब सही है, गलत बताना तो ए ही गलत है, आपका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें संसद के जो आपके सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, उसमें प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन और सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड हमको यहां पर आर्टिकल बताना है। तो सख्त का अवसान मतलब दो सत्रों के बीच में थोड़ा सा गैप, विघटन मतलब उसको समाप्त करना, है ना। ये दो अलग अलग वर्ड हैं। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया, तो ये आर्टिकल 85 है। और सेक्रेटरिएट की बात करें पार्लियामेंट की, तो ये 98 नंबर का आर्टिकल है, ठीक है। तो इसका आंसर 85 और 98 दिया गया है किसमें, सी में, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 दिया गया है यहां पर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए जो आपके क्वालिफिकेशन है वो किसमें दिए गए हैं, तो इसमें जो है आपका आर्टिकल 56 लिखा है, जबकि ये गलत है, आर्टिकल 58 है आपका, है ना, यही गलत है, आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जो 60 नंबर का है आपका आर्टिकल, यहां पर शपथ या प्रतिज्ञान की बात है। 61 की बात करें तो इंपीचमेंट की बात है, बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत बताना था, आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको ये बताना है कि यूनियन लिस्ट के अंतर्गत कौन सा ऐसा सब्जेक्ट नीचे दिया गया है जो नहीं आता है वो बताना है। तो अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो इसमें जो आपकी सेविंग्स है पोस्ट ऑफिस की ये आती है, ठीक है। उसके बाद बीमा की बात करें, इंश्योरेंस की, वो भी आती है आपकी। कल्टीवेशन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ओपीएम की, और उसके जो एक्सपोर्ट की, तो वो भी आती है ना। इसके बाद निगम कर की बात करें तो वो भी आती है। तो नहीं आती पूछा है तो ये नन ऑफ द अबव वाला आपका ऑप्शन कौन सा है, तो ई में है, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो स्टेट लिस्ट में आप देखेंगे तो टैक्सेस जो एग्रीकल्चर इनकम में है वो आता है, भूमि और भवनों पर कर भी आता है, विद्युत का जो भी कंजम्पशन करते हैं उसको सेल करते हैं उस पर भी आता है, और जो प्रति व्यक्ति कर है वो भी आपका आता है। कैपिटेशन टैक्सेस लिखे हुए हैं यहां पर, ठीक है। तो ये सारे के सारे आते हैं और नहीं पूछा गया तो फिर आपका आंसर आपका ई हो जाएगा, है ना। ये स्पेशल आपका ऑप्शन है बीपीएससी में, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें ना बिल्कुल आराम से चलना है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बनते क्वेश्चन गलत नहीं करने हमको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत कौन नहीं आता है, ठीक है। 1 आता है आपका, है ना। सोशल और जो इकोनॉमिक आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो भी आती है। राष्ट्रीय महत्व के जो आपके वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थान है ना, ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची में नहीं आते, और यही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन ये भी आता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी आपका वरीयता अनुक्रम है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो उपलब्ध विकल्प हैं यहां पर, ठीक है। तो राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में बिल्कुल दिया जाएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद यहां पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएंगे, राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, और उसके बाद भारत के मुख्य जो आपके न्यायाधीश है ना। तो घटते क्रम में, तो आंसर आपका ए हो जाएगा यहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखा जाएगा, और उसे पूछा जा रहा है कि फिर से वरीयता अनुक्रम है जिसमें समान दर्जा किसको नहीं दिया गया है ना, उसको हमको यहां पर पिक करना है। तो वाइस चेयरपर्सन है आपके नीति आयोग के, लिखा गया है ना। इनको जो है नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं आपके, उनको समान अगर दर्जा देखेंगे तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, है ना, ये जो है आपके क्या है, तीनों सेम वरीयता अनुक्रम में है, समान में। लेकिन भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति अलग है यहां पर, तो ये जो है आपका अलग है, इसलिए अलग ही पूछा था। जो समान दर्जा जिनका नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। वरीयता अनुक्रम एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, किसको समान दर्जा नहीं दिया गया, तो चेयरपर्सन की बात करें यूपीएससी की, ठीक है। उसके बाद जो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग, तो इन तीनों को समान है, किसको किसको, यूपीएससी के चेयरपर्सन, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग। लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इनमें से अलग है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वरीयता अनुक्रम के अनुसार समान दर्जा नहीं दिया गया है। तो पहला यहां पर चेयरमैन की बात कर रहे हैं, कैट की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, पहला जो लिखा गया है यहां पर, ठीक है।
उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग के अध्यक्ष की बात करें, तो ये सब जो है आपके समान है। समान नहीं पूछा गया है तो आंसर आपका ई हो जाएगा ना, जिसमें आपका नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, है ना। नहीं दिया गया तो सबको दिया गया है ना। तो यहां पर जो है सब समान वाले हैं तो आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो दादरा और नागर हवेली है, इसको कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो है शामिल किया गया था, है ना। तो ये आपका 10th नंबर का अमेंडमेंट है। कब इसको शामिल किया गया? 1961 में। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है जो 9th नंबर का शेड्यूल है ना, वो 1951 में फर्स्ट जो आप अमेंडमेंट देखते हैं उसी से जोड़ा गया है क्या? बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका कौन सा अमेंडमेंट है वो बताना है हमको यहां पर। तो देखिए यहां पर 19वां संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है। ये मैं बता रहा हूं कि 9th नंबर का शेड्यूल जोड़ा कब गया, तो पहला संविधान संशोधन 1951। अब पूछ रहे हैं कि वो जो अनुसूची जोड़ी गई उसमें से कौन सा जो नीचे दिया गया प्रावधान है उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब भूमि सुधार से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि 4th लिखा है, 19th, 29th और 34th, बाकी सब है। लेकिन जो आपका देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जो बी में लिखा गया 19th नंबर का, ठीक है ना, वो आपका 9वीं अनुसूची से रिलेटेड नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 19th जो अमेंडमेंट है किससे रिलेटेड था। बाकी 4th, 29th और जो आपका 34th है ये रिलेटेड है आपका किससे? 9th शेड्यूल से। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा गया है कि नीचे जो सेंटेंस है उससे सही को हमको पिक करना है। पहला ये कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी, इसके लिए जो भी आपकी क्या है लेजिस्लेचर और जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसकी व्यवस्था कौन से अमेंडमेंट से किया गया है, ठीक है। तो ये 14th आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1962 का, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि 31st जो अमेंडमेंट था 1972 का, उससे रिलेटेड कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें लोकसभा की जो सीटें थी उसको 525 से बढ़ाकर 545 किया गया, ठीक है ना। ये कहां पर दिया गया आपका? ये आपका देखिए कहां पर दिया गया, डी में दिया गया है और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उस पर राष्ट्रपति की जो सहमति है वो अनिवार्य कर दी गई थी, है ना। ये कब किया गया था? तो 24th अमेंडमेंट है, इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल है 1971, ठीक है। 24th अमेंडमेंट 1971, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के बाद फिर बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका, जिसकी व्याख्या केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973 में दिया जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 24th अमेंडमेंट 1971। इसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसके द्वारा लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं विधानसभा के, तो उसमें जो आपकी वोटिंग की जो एज थी वो 21 से कम करके 18 कर देंगे। तो 61वां आपका अमेंडमेंट है और कब का है? 89 का है क्या आपका? राजीव गांधी जी की सरकार थी। 61st अमेंडमेंट 1989, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसको कौन से अमेंडमेंट से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है? तो ये आपका 102nd अमेंडमेंट है 2018 का, ठीक है। तो याद रखिएगा 102वां और 2018, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है रॉन्ग वन उसको पिक करना है। भारत के जो स्टेट्स हैं उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं उससे संदर्भित है आपका, ठीक है। तो पहला जो है यहां पर लिखा गया है 371F सिक्किम से रिलेटेड है, जी जो है मिजोरम से रिलेटेड है, एच जो यहां पर लिखा गया है आपका अरुणाचल से रिलेटेड है और आई लिखा गया है जो आपका कर्नाटक से रिलेटेड है। लेकिन आई आपका रिलेटेड है गोवा से, गोवा से रिलेटेड है आपका आई, और यही आपका गलत है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बाकी सब ठीक है आपका, ठीक है। एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल, आई आपका गोवा से रिलेटेड है ना। स्पेशल प्रोविजन देख जाइएगा क्योंकि आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है कि असम स्टेट के संदर्भ में जो स्पेशल प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल में, और मणिपुर के संदर्भ में कौन सा आर्टिकल है, सही को हमको बताना है यहां पर। तो यहां आप देखेंगे तो असम से रिलेटेड आपका 371B है और 371C जो है आपका वो रिलेटेड है मणिपुर से, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी में दिया गया है, आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपका राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत नहीं आता। तो राइट टू फ्रीडम आपको पता है कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच है, तो 19, 20, 21, 22 जो है ये सारे के सारे आएंगे। और पूछ रहे नहीं तो नन ऑफ द अबव वाला आपका आंसर जो है वो ई में दिया गया है, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 है। 20 जो है गिरफ्तारी से के निरोध से रिलेटेड आपका क्या है? संरक्षण, जिसमें आपका क्या है? देखिए 22 में जो आप नेशनल सिक्योरिटी वाले जो एक्ट देखते हैं, मीसा कोहे फोसा, वो वहां पर है। और 20 में देखेंगे तो वोडाफोन वाला जो केस है आपका, है ना, डबल जियोपार्डी वाला, वो ये आपका 20 में है। 21 राइट टू लाइफ है ना। तो 2022 आपको समझ में आ गया होगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यहीं पे मीसा वगैरह का प्रावधान है, रासुका का नेशनल सिक्योरिटी वाला, है ना, कोहे फूसा, ये सब यहां पर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये कौन सा आर्टिकल है आपका, इसके अंतर्गत जो है कौन सा नहीं आता है। तो 25 से 28 आप देखेंगे अगर, तो इसमें क्या है, क्या आता है 25 से 28 में? राइट टू रिलीजन वाली बात है। लेकिन 29 और 30 जो है माइनॉरिटीज से के राइट से रिलेटेड है ना। वो भी आपका क्या है?
धार्मिक शिक्षण एवं जो है उनके शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है ना, उससे संदर्भित है आपका। ठीक है, तो आर्टिकल 29 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये आपका अल्पसंख्यकों के हितों से संदर्भित वहां पर प्रावधान है 29, 30 दोनों में। तो 91 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये नहीं आएगा इसके अंतर्गत। 25 से 28 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा प्रोविजन है जो संसद के सिंपल मेजोरिटी से संशोधित नहीं किया जा सकता है, वो बताना है हमको यहां पर। ठीक है, तो संसद के साधारण बहुमत से आप देखेंगे तो संसद में कोरम उसको कर देंगे, संसद सदस्यों की जो सैलरी है ना, जो भत्ते वगैरह उसको कर देंगे, नागरिकता की प्राप्ति समाप्ति उसको भी कर देंगे। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण इसी के द्वारा हो जाएगा, सब सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाएगा। तो नहीं पूछा जा रहा है, फिर आपका आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव दोनों है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा कौन सा जो प्रोविजन है नीचे में से उसको संशोधित किया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल ठीक है। इसके बाद डीपीएसपी दोनों है ना, मौलिक कर्तव्य की बात इसमें नहीं आएगी। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज इसमें नहीं आएगा। बाकी जो इसमें आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए आप, इसमें फिर से एक से अधिक वाला आपका आ जाएगा, तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स दोनों आएंगे। ठीक है ना, ये आपके क्या है, लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए फिर आगे आप जो है प्रावधान देखते हैं, मशीनरी, संसद, राज्य विधानसभा, ये सब उसी को प्राप्त करने के लिए जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में लक्ष्य है ना। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो कहां है, डीपीएसपी में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति जैसे जीएसटी है ना, ऐसा अमेंडमेंट, तो उसके अंतर्गत कौन सा संशोधन नहीं किया गया है या नहीं किया जाता। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर जो पहला लिखा है आपका, बिल्कुल ठीक है, ये तो आपका किया जाता है। दूसरा, छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों को प्रशासन, तो ये नहीं किया जाता, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी में तो किया ही गया और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट पार्लियामेंट पे किया ही जाएगा, तो नहीं पूछा गया, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। ये संशोधन की बात कर रहे हैं जो आपका विशेष है ना, बहुमत के द्वारा, फिर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अधिक से अधिक विधानमंडलों की सहमति, ये आर्टिकल 368 में जो आपका वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से रिलेटेड है जो है ना, उसको बताना है कि जिसको घोषित किया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पर लिखा गया है नमिता शर्मा केस लिखा गया है ना, नमित शर्मा है, कुलदीप नैयर और राम जेठमलानी केस। तो राम जेठमलानी जो केस है वो 2011 का है और इसके अंतर्गत जो है पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 की बात की गई। इसका आंसर आपका क्या है, ये आपका सी हो जाएगा, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कौन से स्टेट में राज्यसभा में सबसे कम सीट्स हैं, ठीक है ना। तो ये आपका यहां पर जो दिया गया है उपलब्ध विकल्प, ये मध्य प्रदेश है 11 है, बिहार की बात करें तो 16 है, महाराष्ट्र की बात करें तो 19 है और तमिलनाडु की बात करें तो 18 है। तो उपलब्ध विकल्पों में मध्य प्रदेश है, राज्यसभा की जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में 11 है, लोकसभा में 29 है, टोटल 40 है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि राज्य और एक तरफ सीट्स दी गई लोकसभा का और सही विकल्प को यहां पर हमको चयन करना है। तो पहला असम में 14, यही सही है, आंसर यही हो जाएगा। मणिपुर दिया गया यहां पर 4 है ना, ये गलत है, आपका 60 है। मेघालय भी 60 है आपका, ठीक है, और त्रिपुरा भी जो है आपका वो क्या है, यहां पर देखिए, यहां पर जो दिया गया है ये आपका क्या है, सेलेक्ट करना है करेक्ट वन को हमको यहां पर। ठीक है, तो असम में जो दिया गया है यहां पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सही बताना था हमको। ठीक है, तो सही अगर बताना तो असम में तो 14 है लोकसभा की जो सीटें हैं। राज्यसभा में देखेंगे असम में आपकी तो कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं, है ना। तो ये जो है आपका सही है। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में आपकी लोकसभा की सीटें 2 हैं, यहां पर 4 लिखा गया है ना, राज्यसभा में यहां पर 1 है। त्रिपुरा की बात करेंगे अगर आप, तो त्रिपुरा में जो है सेम 1 जो है आपकी राज्यसभा और 2 लोकसभा। मेघालय की बात करेंगे तो बिल्कुल सेम है आपका, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में। तो ये तीनों आपका गलत लिखा गया है और सही विकल्प बताना था तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 97 का वो ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे हम लोग और इसमें पूछा जा रहा है कि विधानसभा में जो सीटों की संख्या है उसके संदर्भ में यहां पर बताना है हमको। ठीक है ना, तो राज्य एक तरफ स्टेट और एक तरफ विधानसभा सीटों की संख्या है। तो मणिपुर में यहां पर 30 दिया गया है, जबकि मणिपुर में 60 है। मेघालय की बात करें 40, ये भी 60 है आपका। ठीक है, नागालैंड की बात करें अगर तो यहां पर 60 ही है, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा डी, है ना। सी में जो मिजोरम 50 लिखा गया है तो यहां पर 40 सीट्स है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है सीट्स वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें नंबर ऑफ सीट्स दिए गए हैं, इसमें रॉन्ग वन को पिक करना है हमको। तो पहला यहां पर कर्नाटक में 75 लिखा गया है, ये ठीक है आपका। महाराष्ट्र में 78 लिखा गया है, ठीक है। तेलंगाना में 40 है, उत्तर प्रदेश में 100 है। तो गलत बताना था तो इसमें फिर से वही ई ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ द अबव वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट के डिस्कशन का, तो गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई, तो 1948 में की गई थी। और इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या नहीं आता है ज्यूरिसडिक्शन में, वो तो देखिए आता क्या क्या है। गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है, असम आएगा, नागालैंड आएगा आपका, मिजोरम आएगा उसमें और अरुणाचल प्रदेश आएगा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए आंसर, मतलब क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर मणिपुर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है मणिपुर। ठीक है, और 1948 में 1948 में इसको सेटअप किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।